चौधरी चरण सिंह जी का आपके साथ बहुत लगाव था, मैंने सुना। बच्चों की तरह ही पाले होते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद आज भी है बच्चे की तरह। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का सिखाया हुआ हम लोगों को है। अपने बच्चों की तरह डांट देते थे आपको? 3-4 बार डांटा, 3 बार डांटा, एक बार तो छड़ी लेके भी डांट दिया था। 2 बार तो पिटाई करी, 2 बार तो पिटाई करी। क्या किस्सा था वो, क्यों डांटे? एक मुलायम सिंह जी के साथ आपका किस्सा है, अब ये आप ही बता पाएंगे वो कितना सच है। शुक्रताल में एक बार उपराष्ट्रपति को आना था और आपको सरकार का प्रतिनिधि बना के वहां पर भेज दिया गया, और आपने अनेकों चीजें वहां से पास करा ली। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा पैसा सफाई में लगाओगे, हम नहीं पैदा हुए कहीं। फिल्मों में दिखा जा, तेरी दाढ़ी बड़ी होगी, तैमंदर ये साल में निकलेगा और तुझे इस देश के लोग टोल्लो टोल्लो मार देंगे। तुझे बता रहा, कभी फिल्मी सीन याद कर। बात हुई, अखिलेश जी का फोन आया, MP थे जब वो, हम मिनिस्टर थे, तो उनका फोन आया, उन्होंने बताया स्टाफ ने मुझे कि जी अखिलेश जी का फोन है। मैं अभी रहने दे इसके। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी का फोन लेने से मना कर दिया? हाँ, छोड़ी सर। फिर उन्होंने किसी और नंबर पे मिला, मैं क्या बात है अखिलेश, कहने गया मेरे फ़ोन पर आप बात ही नहीं कर रहे, क्या मामला है? मैं तू बात करने लायक ही नहीं है। अरे क्या बात करे तेरे से? देखिए दोनों में अंतर है। मुलायम सिंह जी ने साइकिल पे चल के एक बहुत छोटे स्तर से बैठ के उस मुकाम तक पहुँचे। उन्हें तमाम संघर्ष, पिटाई, छिताई, जेल में बंद रहना, पाल जी का, वो जीवन में आगे बढ़कर अपनी मेहनत से उससे आगे बढ़े। अखिलेश को किराया मिल गया। मुलायम सिंह जी कई बार चर्चा करते थे कि यार मैं साइकिल पे गया, काम मैं कर रहा था, लेकिन पिटाई शिवपाल की होती थी। मायावती मुख्यमंत्री होती थी और महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ उस समय बोल दिया था या फिर कोई सभा की थी और उनको बिठा लिया गया था, और फिर आप उनको लेके आए थे वहां से। मैं दूसरी तरफ को खड़ा होकर स्तुतिता भी कहा, मैं अगर अरेस्ट करने की कोशिश करी तेरे पर गाड़ी चढ़ा दूँगा। 4 बजे के करीब DM का फ़ोन आया मेरे पास, कहना क्या बात है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तू क्या कर रहा है? कहने साहब बहुत इंतजार कर ली, हम 4:30 बजे अटैक करेंगे। जब तो नारे बुलाने लगे, टिकैत साहब जिंदाबाद, टिकैत। मैं भी, हरिंदर मलिक भी, और दोनों तीनों थे। हम देख रहे टिकैत साहब भुक्का पी के हमारे डब्बू घूंट दुम्बा लग गया फेंकन। तो उन्होंने एडिशनल SP ने टिकैत को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। मैं कहूँ गुप्ता जी, तेरी कलम में ताकत है, हमें भी अरेस्ट करवा ले, इसे भी छोड़ या ना छोड़, वादा कराता था। एक बात बताता हूँ, 2 दिन बाद अगर तू डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, मेरी जर्नी को रहा, मैं तुझे बता दूंगा, तुझे भीतर कर दूँगा। यहाँ कांधले में सारा मुस्लिम बैठ गया था, मैं अकेला था रात को 11 बजे 12 बजे। गड़बड़ तो हुई है। 9 करोड़ रुपए चुनाव में लगे थे उसमें, हार के चुनाव में। 9 करोड़ रुपए? हमारे पास 5 वोट थी। हाँ। हमने बाबूजी 3 वोट उनके पास थी। हमने कहा बाबूजी 5 वोट ले लो और अपना चेयरमैन बना लो, और 1.5 करोड़ दिए थे तबस्सुम को। 2 इकरा हसन की माँ को 1.5 करोड़ रुपया दिया था, इसे वोट हमारी दे देना। 2 वोटों को 5 लगभग वोट मिली थी। आपकी सहमति थी उस चुनाव में? अब इकरा हसन आपके लिए तो बच्ची हैं, 3 पीढ़ी का फर्क आ गया। 28-29 साल की लड़की ने लोकसभा चुनाव लड़ा और आपकी पार्टी को शिकस्त दी, सरेआम हराया। इतने बड़े बड़े नेता थे आपकी पार्टी से, और एक तरफ वो अकेली थी, अखिलेश की रैली भी करने से मना कर दिया। खुद ही जाए जा रही थी, खुद ही चुनाव जीत गई। उसमें हम मानने चलो इकरा का भाग्य जोर मार रहा था, लेकिन कमजोरी हमारे कैंडिडेट की भी थी। परसेंट खड़े हुए, मुझे पंजोखरे में 68 वोट मिली थी, इकरा को 213 कैसे मिल गई? वहीं ये समीक्षा के बैठे मुख्यमंत्री के सामने। हाँ,
सभी बैठे थे मैं। हाँ। मैं तू तो 68 लाख भी नहीं था, इबके लेके दिखाइए मुझे 68। सीधा मुंह पे बोल दिया। हाँ मुंह पे इबके लेके दिखाइए तो मुझे 68। तू तो 68 लाख भी नहीं था। कहने ठीक है, मैं गई बाजू थाना भवन पे, वही योगी जी कहने लगे, बस सुन दी बेइज्जत हो सारे कहने लगे यार आंकड़े ले रखा। मैं कहा और जी जवाब देना। कारण तो देखिए वही चीज बताई, प्रदीप को हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन 2-3 लोग प्रदीप के चेले और प्रसन्न के चेले इन्होंने इकट्ठे होकर ये षड्यंत्र रचा तक भी इनके हाथ से ले लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हिंदुस्तान 9 न्यूज पर हम उत्तर प्रदेश से जुड़े आपको कई इंटरव्यू दिखाते हैं, कई सामाजिक किस्से कहानियां और उत्तर प्रदेश से जुड़ी समस्याएं आपको दिखाते हैं। और आज उसी शो में मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो 6 बार विधायक रहे, 2 बार एमएलसी रहे, मंत्री रहे और जिनका राजनीतिक जीवन जितना भी आप उसके बारे में शोध कर लें उतना कम ही पड़ जाएगा। अगर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ गिने चुने 3-4 लोगों का मैं नाम लूं तो उसमें से एक नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। सबसे सीनियर और सम्मानित नेताओं की मैं बात करूं तो उनमें से एक नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। 80 के दशक से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी वीरेंद्र जी आज हमारे साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। चलिए शर्मा जी, आपका भी काफ़ी दिनों बाद आए हो, लेकिन आपका भी बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। आपके हिंदुस्तान 9 का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आजकल एक चलन आ गया पॉडकास्ट करने का, जिसमें लंबी बातचीत होती है और कुछ पुराने किस्से कहानियां जानते हैं और लोग उसको काफ़ी देखते हैं। तो आज हम आपके साथ वही कर रहे हैं। एक शो है ये चौपाल, जिसमें हम अलग अलग लोगों से जाके बातचीत करते हैं और उनसे कुछ चीज़ें जानते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो एक मन के अंदर है, कभी बाहर नहीं आई, तो ऐसी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि आपकी जब राजनीति शुरू हुई तो थोड़ा सा वो आप मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा काफ़ी। कब से वो शुरू हुई? देखिए मेरे से पहले सन 69 में हमारे ताऊजी चौधरी अजब सिंह जी एमएलए बने थे। उससे पहले वो प्रमुख थे, राजनीति शुरुआत में थी। और हमारे मामा जी चौधरी कटार सिंह जी एमएलए बन गए थे जब हरियाणा बना। तो एक परिवार में राजनीतिक चर्चा होती थी, बैठते थे। जब आते थे बड़े बड़े नेता, उस टाइम बिजली तो थी नहीं, हम लोग जब खाना खिलाते थे तो बिजली से हवा करते थे, पीछे खाना खिलाते थे, तो उनकी बात सुनने का बहुत मौका मिला शुरुआत से जी। और वहीं से 80 में ताऊ जी की डेथ हुई। और उसके बाद फिर मन में, चूँकि शुरू से संपर्क में रहे राजनीतिक लोगों के, तो एक मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों नहीं हम भी राजनीति में आ जाए। और फिर इत्तेफाक से 80 में एमएलए बनने का मौका मिला और 80 से ही फिर आज तक कर रहे हैं। कभी इतने हार। एक किस्सा आपके बारे में जब पता लगता है कि उस समय आपके पास एक जीप होती थी और उम्र तो कम थी, 27-28 साल की। वो जीप में आप बड़ा घुमा करते थे। पहले जीप ही थी, उस समय तो गाड़ियाँ तो किसी लोगों के पास भी नहीं थी। जब हम यहाँ से जाते थे लखनऊ तो वहाँ तो ट्रेन से उतरे घोड़े तांगे मिलते थे, रिक्शा भी नहीं थी। ये रिक्शा घोड़े तांगों में ही बैठ के वहाँ जाते थे या पैदल जाते थे। तो राजनीतिक शुरुआत यहाँ से लखनऊ तक जाने में टाइम लगता था। इनते 4 बजे बैठो बस में, फिर दिल्ली उतरो, या ये लखनऊ नौचंदी भी बाद में चली है, तो वहाँ उतरो लखनऊ, फिर वहाँ से जाओ स्टेशन पे, वहाँ 1 घंटा विश्राम करो, फिर जाओ। तो बहुत लंबा समय जाने में ही लगता था। फिर वहाँ रिक्शा भी नहीं थी, पैदल ही घूमो। तो ये सब सुविधाएं नहीं थी जो एक एमएलए को आजकल मिलती हैं। आजकल तो पूरी मस्ती है, एमएलए की तफरी है यहाँ से बैठो, इतना विकास हो चुका प्रदेश में, यहाँ से बैठेंगे घर से 7 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे गाड़ी में बैठ के अपने। तो ये ट्रेन वाला किस्सा कब तक चला? कब तक ट्रेन से जाते थे आप?
ये ट्रेन वाला तो वो अभी तो योजनाओं से ही कुछ हवा आई एमएलए उन पे, वरना पहले तो ऐसे ही ट्रेन में धक्के खाते थे, भूखे प्यासे मिल गई नहीं मिली, यहाँ से चले मुजफ्फरनगर घूमे, दफ्तरों में काम करे, दफ्तरों में तो भाग के जाके ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में चढ़ गए, फिर अपना गए। तो पूरा जीवन हमारा तो शर्मा जी आदरणीय 80 से लेकर अब तक पूरा जीवन व्यस्त रहा है, भाग दौड़ में ही रहा, सुविधाएं थी नहीं उस समय। जब पहली बार गए आप विधानसभा, लोगों ने आपको चुना और उसके बाद आप विधानसभा पहुंचे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वहां पे जाके आपने क्या देखा? क्या कोई डर लग रहा था, भाई पहली बार आ गया हूँ यहाँ? उससे पहले देखिए उस 80 में एमएलए का बहुत सम्मान हुआ करता था। विरोधी भी जो थे एमएलए, दूसरी पार्टियों के भी एमएलए थे, उनका भी सम्मान था। विधानसभा में उस समय सम्मान होता था एमएलए का, पार्टी नहीं देखी जाती थी। ये तो बाद में 89 के बाद हुआ है, अभी कौन सी पार्टी का है, ये क्या है। अच्छा। वरना पहले तो ये तक जो भी एमएलए गए हाउस के अंदर उन सब का सम्मान था, कोई बोलने लगा तो उसे सम्मान के साथ मौका दिया जाता था, बहुत सम्मान था उस समय। सब मिलजुल के रहते थे? हाँ, मिलजुल के रहते थे। आप और आजम खान एक ही समय में जीत के गए? मैं और आजम खान और माननीय माता प्रसाद पांडे जी और किरणपाल सिंह जो भी हमारे साथी थे नज़दीकी, हम लोग 80 में ही गए थे पहली बार। एक साथ ही आप गए? एक साथ ही गए थे। और किरणपाल सिंह पांडे जी तो हम तीनों तो बहुत अच्छे मित्र आपस में आज तक भी रहे। पांडे जी तो हम तो आज भी जब जाते हैं इकट्ठे बैठना सब, वो पुरानी चूँकि बहुत लंबे समय से मित्रता रही है, तो एक वो दिन कुछ और थे, आज दिन कुछ और है। तो पांडे जी से आज भी बातचीत हो जाती है? कल भी थे साथ हम लोग, जब हम जाते हैं पांडे जी से मिलते हैं, घर भी बैठते हैं। और कल आए थे दिल्ली, किरणपाल सिंह की पहली पुण्यतिथि थी, इसमें गए हम लोग। लक्ष्मी नारायण जी थे मंत्री जी, हरिंदर मलिक खान और पांडे जी, चूँकि एक ही पुराने परिवार के सब लोग हैं, सब ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पैदाश है, वही विचार है, तो उन्हीं विचारों को लेकर आज भी वही मित्रता, भले ही दल कोई से का लोग हो, लेकिन आज भी संबंध जो के तू हैं, वही सम्मान एक दूसरे का करते हैं, वही बात करते हैं जो पुराने लोगों में होती है। उस दौर का चुनाव कैसा होता था? जब आप चुनाव लड़ते थे तो क्या महत्वपूर्ण चीजें रहती थी और कैसे चुनाव लड़ा जाता था? आज तो गाड़ियां हैं, काफिले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हमारा 80 का चुनाव तो थोड़ा टफ हुआ था जी। क्योंकि पहली बार लड़े तो थोड़ा कैड़ा था चुनाव। उसमें तो बहुत कठिन चुनाव हुआ था 80 में। मेरी उम्र भी कम थी, 27 साल के करीब। लेकिन उसके बाद तो दूसरे चुनाव में ठाकुर विजयपाल सिंह लड़े। पहला चुनाव में 4,500 से जीता था। फिर लड़े 85 में ठाकुर विजयपाल सिंह, वो 22,000 से जीते थे, क्योंकि लोग पार्टी को वोट देते थे। हमारे क्षेत्र में सब चौधरी चरण सिंह जी का इतना दबदबा था तो सब वोट देते थे। 89 में लड़े फिर संजय चौहान, वो हारे थे 28,000 से। फिर 91 में लड़े महाराज सिंह, वो हारे थे 34,000 से। तो एक जीत पहले तो चुनाव नहीं था, चुनाव तो हम 5 साल मेहनत करते थे और उसी के परिणाम में लोग गांव में, बल्कि जब जाते थे गांव के अंदर चुनाव में तो लोग पैसे देते थे। हर गांव में प्रोग्राम करते थे, यहाँ भाई 11,000 में तुलते थे, 11,000 यहाँ दे, गाँव में दूसरी जगह जा रहे। तो उस समय पैसे की चिंता नहीं थी, लोग सम्मान करते थे और खुद पैसा देते, इकट्ठे करके लोग गांव से पैसे, गांव से हर गांव में पैसे मिलते थे। और मैं समझता हूँ इसलिए 6-7 चुनाव तो हमारे ऐसे लड़े, उसमें कोई खर्चा नहीं है। ये तो अब आई है दिक्कत चुनाव की, तो प्रमुखी में भी, जिला पंचायत में भी, और चुनाव का सिस्टम ही बदल गया। अब तो प्रधान 50-50 लाख रुपए लगा दे। हाँ, प्रधान भी लगा रहे, मतलब अब तो सारा सिस्टम ही बदल गया चुनाव का। लेकिन उस समय सम्मान करते थे, वोट ऐसे ही मिलती थी, कहीं वोट के लिए नहीं जाना पड़ता था। चौधरी चरण सिंह जी का आपके साथ बहुत लगाव था, मैंने सुना। बच्चों की तरह ही पाले, उन्हीं का आशीर्वाद आज भी है बच्चे की तरह।
ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का सिखाया हुआ हम लोगों को है। अपने बच्चों की तरह डांट देते थे आपको वो? 3-4 बार डांटा, 3 बार डांटा, एक दो बार तो छड़ी लेके भी डांट दिया था। 2 बार तो पिटाई करी, 2 बार तो पिटाई करी। क्या किस्सा था वो, क्यों डांटे? जैसे हम गए, पैर छुए और बैठ गए, क्या है ये, कुछ नहीं, शर्म नहीं आती, इतने बड़े बाल रख रहा, खड़े हो, एमएलए बन के बाल रखोगे इतने बड़े, चलो कटवा कहो। बाल रखने पे डांट बाल दिया? बाल रखने पे ही बाल निकाल दिया, बाल कटवा कहो। किसने कहा तुम्हें बाल रखने को? एक बार रंगीन कमीज पहन के चले गया, मैं पीले से रंग की थी, तब निकाल दिया था। तो एक बहुत ही लगाव करते थे और बहुत ही उन्होंने, मैं तो आज भी सुबह उठते ही हमारे जो वो हैं ये आदर्श, वो तो चौधरी चरण सिंह रहे। 85 में माननीय नेता विरोधी दल का चुनाव हुआ था, हमें कुछ लोगों ने उकसा दिया, अगजी नहीं मुलायम सिंह ने नेता बनना चाहिए, राजेंद्र सिंह बनना चाहिए। उस पर लेके उन्होंने बेंच से पिटाई करी, बहुत बोलता है तो एक, लेकिन प्रेम करते थे जब भी तभी थे। ये प्यार में ही संभव है। छोटी छोटी बात पर ध्यान रखते थे। आज भी याद है, जब मैं मिलने गया, बीमार थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब भी साथ थे, बड़े भाई साहब जी। तो मैं खड़े रह गए, मैं बैठ गया उनकी चारपाई पर, फिर नज़र पड़ी, मैं खड़ा हो गया, कहना मेरे सिर पर बैठ जाओ। अजी मगर गलती हो गई, खड़ा तो हो गया। खड़ा होगा, दिमाग खराब है तेरा, बड़ा भाई खड़ा रहेगा, छोटा भाई बैठेगा। अजी मैं गलती होगी, क्या कल आना 11 बजे, अकेले आना। अगले दिन मैं 11 बजे बुलाया उन्होंने, और चारपाई पे बैठा और मेरा हाथ पकड़ लिया, कहना बेटे मैंने बच्चे की तरह तुम्हें पाला, और मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, वो बात तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं कहा जी मानूंगा, क्या बात है? तो इनके कहने लगे बेटे अपनी राजनीति अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सादगी से जीना है। मैं कहा जी ठीक है। क्या ठीक है? मैं कहा जी मैं सादगी, ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करूँ, वादा है? मैं कहा जी वादा है। बेटे स्वाभिमान पे कभी समझौता मत करना। नहीं करने का। क्या नहीं करने का? मैं कहा जी स्वाभिमान पे कभी समझौता नहीं करना। और हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बेटे तेरी उम्र कम है अभी, बहुत लंबा जीवन है, लेकिन यदि तुम्हारा मन भटक जाए तो छोड़ देना राजनीति, लेकिन मेरे नाम को कलंकित मत करना। और आज भी शर्मा जी सुबह उठ के हम, फोटो उनका ही है, वही संस्कार उनके दिए हुए हैं, वही अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो वादा किया तो वादा हम चौधरी चरण सिंह के वादे पे चल रहे हैं। बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह जी ने जो गांव के जुड़े लोग थे, हाँ, उनको पार्लियामेंट तक भेजने को सारा विधानसभा में भेजना, विधानसभा में, पार्लियामेंट में ऐसे लोग चले गए जो सोच भी नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो जो आज बड़े नेता हैं सब ये जो आज है, हम तो 80 में गए थे, नीतीश जी 77 में बन गए थे, पासवान जी, लालू यादव जी, मैं समझता हूँ जितनी बड़ी टीम है सब चौधरी चरण सिंह की देन है। एक मुलायम सिंह जी के साथ आपका किस्सा है, अब ये आप ही बता पाएंगे वो कितना सच है। शुक्रताल में एक बार उपराष्ट्रपति को आना था और आपको सरकार का प्रतिनिधि बना के वहां पर भेज दिया गया, और आपने अनेकों चीजें वहां से पास करा ली, और बाद में पता लगा मुलायम सिंह जी को कि आपने ये सब पास करा लिया। तो आपने जाके उनसे कहा कि जब मेरे को प्रतिनिधि बना ही दिया था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये सारे काम करवा लेता। वो क्या किस्सा है वो मैं जानता हूँ। उपराष्ट्रपति जी शुक्रताल आए थे, हाँ। तो प्रोटोकॉल में हमें लगा दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री तो आए नहीं थे। उपराष्ट्रपति ने हमें कहा बीच में इशारा करके, एक पुल खराब था वहाँ पीपो का, कहना भाई मैं कहना चाहता हूँ, इशारा करके मेरी तरफ, एक पुल खराब है पीपो का, इसे ठीक करवा दो, ये बनना चाहिए। हम खड़े हो गए, हमने कहा जी ठीक है, ये पुल स्वीकृत होगा और आप
3-4 महीने बाद आके इसका शिलान्यास कर देना। हमने वो घोषणा कर दी। चाय पीने लगे तो उनके वो थे, जो सचिव थे, वो थे हमारे डीएम रह चुके 2 बार में, मैं भी थे। तो राष्ट्रपति जी ने पूछा, भाई आपकी कौन सी टर्म है? मैं कहा जी 6ठी टर्म है। कहने लगा आपने घोषणा कर दी। मैं कहा हाँ घोषणा कर दी हमने, क्या बात है, जाएंगे। हमने 16 घोषणाएं कर दी जारी। 16 घोषणा वहाँ पे कर। हाँ, ये हमारा स्टेडियम, अस्पताल, ये बिजली घर, बड़ा बिजली घर, भनेड़े का पुल, जो भी मेरे क्षेत्र की समस्याएं थी हमने वे सारी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री करके जारी कर दिया लेटर। वो लेटर पहुंचा मुख्यमंत्री के पास। उन्होंने फ़ोन करा मुझे, वीरेंद्र के, मैं क्या बात हुई? कहना मैं तो जैसा लगा नहीं, और ये घोषणाएं कर दी तुमने, वहाँ घोषणाएं जारी कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारा पैसा सिर्फ में लगाओगे, हम नहीं पैदा हुए कहीं? हम भी तो पैदा हुए होंगे किसी गांव में। ये जो समस्याएं हैं क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कर दो आप। तो उन्होंने सारी घोषणाएं सब अप्रूव कर दी। सब अप्रूव कर दी। ये जो आज सब बना हुआ है, हाँ उन्हीं की, उसमें ये उसी समय का है, उसी घोषणा का बना हुआ है। तो फिर बल्कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बाद में कैबिनेट की बैठक थी, जब वो अप्रूव हो गया, अब हमारे ही एक मित्र ने आवाज़ उठाई, कहने साहब ये कैसे होगा, इन्होंने 16 घोषणाएं कर दी, मैं मान ली। इन्होंने अपने गांव में ये घोषणाएं करी, 3-4 मान ली अस्पताल के। उन्होंने एक बात कही थी, इसलिए हम बड़े दिल का कहते हैं। देखिए आज ये तमाम कैबिनेट बैठी है यहाँ, और मैं समझता हूँ अगर इस देश में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, प्रमुख हैं, आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी हैं, अगर मैं जहाँ पैदा हुई है अपने गांव को ठीक कर ले तो अब तक आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान ठीक हो जाता। लेकिन गांव में पैदा तो हो गए, लेकिन गांव की चिंता किसी ने नहीं की। मैंने सैफई को एक छोटे से कस्बे का सैफई बना, उसमें सबको एतराज है। वीरेंद्र ने तो कुछ किया ही नहीं, 2-4 घोषणाएं हैं, उस पर भी इनके मित्र ने एतराज उठा दिया। अरे मैं एक बात कहता हूँ, सुधर जाओ, तमाम कैबिनेट बैठी है, दीजिए मुझे प्रस्ताव अपने गांव के, और जितना पैसा लीजिए मेरे से। सोच बड़ी रखिए, अपने जहाँ पैदा हुई है उस धरती को याद करके और उसे करिए, उसका विकास सबसे पहले करिए। तो ये एक उनकी सोच ही तो थी। लेकिन किसी मिनिस्टर के पास ज़मीन नहीं, किसी भावना नहीं, तो कहाँ तक करेंगे विकास में। तो इस मामले में उनका बड़ा दिल था, और सारी घोषणाएं जितनी हमने की थी वो सारी लागू कर दी थी, सब पूरी हो गई थी, सब पूरी कर दी थी। आप अखिलेश जी के साथ भी आपने काम किया? हाँ अखिलेश जी, अखिलेश जी में और मुलायम जी में क्या चीज़ें समान थी और क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको कि ये अलग था उनमें? देखिए दोनों में अंतर है। मुलायम सिंह जी ने साइकिल पे चल के एक बहुत छोटे स्तर से बैठ के उस मुकाम तक पहुँचे। उन्हें तमाम संघर्ष, पिटाई, छिताई, जेल में बंद रहना, पाल जी का, वो जीवन में आगे बढ़कर अपनी मेहनत से उससे आगे बढ़े। अखिलेश को करा मिल गया, तो ये तो जनरेशन का गैप है। वो थोड़ा ही कुछ वो कर देगा जो हम कर सकते हैं, हमारा बच्चा कहाँ कर देगा। तो वही अखिलेश जी की बात है। जो मुलायम सिंह जी ने तो कहाँ टीचर होते हुए साइकिल पर गए, उसी पर डंडे खाए, जेल में बंद रहे, पता नहीं कई बार करा होगा। तो उस मुकाम पर अपनी मेहनत और संघर्ष से पहुँचे। अखिलेश को करा मिल गया, बस मुलायम सिंह का लड़का है, बना दो मुख्यमंत्री। तो अंतर तो रहेगा ही जब आदमी खुद मेहनत करता है और खुद नीचे से उठ के ज़मीन से आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बच्चे वो सोच थोड़ा ही हो जाएगी उनकी जो उनके। तो अखिलेश जी भी यही अंतर है अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में। तो जब आप अखिलेश जी से मिलते थे तो उस तरह का सम्मान वो दे पाते थे सीनियर लीडर को? हाँ देते थे, बहुत ज़्यादा देते थे।
आज भी देते हैं, मैं तो जब सामने आ जाते हैं अच्छा, आज भी देते हैं, आना ऐसा नहीं। कोई किस्सा है अखिलेश जी का ऐसा जो आप बता पाएं कि कोई ऐसी बात हुई हो कभी? बात हुई, अखिलेश जी का फोन आया, एमपी थे जब वो, हाँ, हम मिनिस्टर थे, तो उनका फोन आया, उन्होंने बताया स्टाफ ने मुझे कि जी अखिलेश जी का फोन है। मैं कहा अभी रहने दे इसको। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी छोड़ी का सर, फोन लेने से मना कर दिया? हाँ छोड़ी सर। फिर उन्होंने किसी और नंबर पे मिला, मैं क्या बात है अखिलेश, कहने लगा मेरे फ़ोन पर आप बात ही नहीं कर रहे, क्या मामला है? हाँ, मैं तू बात करने लायक ही नहीं है, अरे, क्या बात करे तेरे से? हम्म, फ़ोन पे फ़ोन मिलाया जा रहा। अरे हमारी कोठी और उनकी बराबर बराबर थी, हम्म, मैम सिंह। अरे भाई कोई काम है तो सुबह ही चला उठकर, हम्म, या वहाँ यानी करके किसी को भेज दे, मैं वहाँ जाऊँगा, टेलीफोन पे क्यों खड़दूता रहा तू? वो अपना चुप होगा। तो सुबह ही 7 बजे वो सोता उठता ही वहीं आ गया मकान कोठी पे। उन्होंने कहा भी जी बता दें कि ना जिक्र मत करना। वो आके फिर बैठ गया, बात हुई। मैं क्या बात थी? कुछ नहीं, वैसे ही मिलना था। मैं समझा उस टाइम भर्ती चल रही थी नौकरियों की, मैं कहीं भर्ती खातर परेशान हो रहा। तो बात हुई, वो कहने लगा कि नहीं ठीक है, नहीं सम्मान करता था को, आज भी करते हैं, क्योंकि वो आज भी नेता जो है, जो अगली जनरेशन है, वो मैं अपने बड़ों के रूप में देखती है। ये नहीं कि भाई हम कोई उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन वही सम्मान अपनी जो पहली पीढ़ी का सम्मान है वही करते हैं, वही सम्मान अखिलेश जी करते हैं। लेकिन जब समाजवादी की सरकार रही तो लोगों का मानना है कि सरकार चलाने में जो सबसे ज्यादा हाथ रहता था वो शिवपाल यादव का है, और इतना ही पैरेलल आजम खान चलाते थे। देखिए शिवपाल जी तो उनमें जमीन के नेता थे, कायदे में भी। मुलायम सिंह जी कई बार चर्चा करते थे कि यार मैं साइकिल पे गया, काम मैं कर रहा था, लेकिन पिटाई शिवपाल की होती थी, साइकिल डाल के। मतलब मुलायम सिंह को बढ़ाने में राजनीति में शिवपाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मुलायम सिंह जी इस बात को मानते भी थे, और वो शिवपाल जी का सम्मान भी करते थे। शिवपाल जी हैं भी, कोई दो राय नहीं, बड़े दिल के हैं वो भी वैसे ही, लेकिन वो है ही कुर्सी लेकिन की। आपको लगता है कि शिवपाल जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया अखिलेश के आने के वो बाद? कुर्सी की लड़ाई होगी, चाचा भतीजों की, क्या करे, घर घर में लड़ाई है तो लड़ा, लेकिन शिवपाल जी का भी डिजर्व करते थे सिर्फ डिजर्व करते थे शिवपाल। मुख्यमंत्री कम से कम वहाँ हाँ जहाँ नहीं अखिलेश नहीं हो। डिजर्व करते थे, बड़े दिल के आदमी थे वो भी। फिर आजम खान भी इतने ही करीबी थे, हाँ आजम खां भी करीबी थे, फाउंडर मेंबर थे। हाँ फाउंडर मेंबर थे, साथ था। ये आजम खां का तो चूंकि हम लोग साथ रहे हैं, बल्कि उन्होंने जब शुरू में ये किया था सम्मेलन, वो बुलाया था कवि सम्मेलन, मुशायरा मुशायरा किया था, ऑल इंडिया मुशायरा। तो उसमें चीफ गेस्ट उन्होंने हम ही बना था। तो गए थे हम लोग, उन्होंने वही सम्मान जो चीफ गेस्ट का होता था। जयप्रदा एमपी थे वहाँ से, जयप्रदा से उनकी बनती नहीं थी, पसंद नहीं करते थे ना स्टेज पे भी वो बोलने भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन हमने ही कहा, मैं कहीं नहीं बोलेगी, एमपी है ये, ठीक है, तो बोल रही हो, मान किया। बल्कि ये थे प्रधान जी, और इन्होंने पूछा जयप्रदा से कि ये कौन है, मेरा नाम लेके, जो आजम खां जिनका इतना सम्मान कर रहे हैं, ये चीफ गेस्ट आगे पीछे घूम रहे, वही करते थे ये चीफ गेस्ट उन्होंने किया। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ना, मंत्री तो नहीं, कोई और ही वजह है जिस वजह से सम्मान करते हैं। एक किस्सा और आपका मुझे कहीं से पता लगा, मायावती मुख्यमंत्री होती थी और महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ उस समय बोल दिया था या फिर कोई सभा की थी और उनको बिठा लिया गया था, और फिर आप उनको लेके आए थे वहां से। ये सिसोली में हुई थी, पहली यूनियन बनी यहाँ 1987 में। हाँ, यहाँ टिकैत साहब बिजली के धरने पे बैठे थे, वो भी हम लोगों ने किया था उनका प्रदर्शन। फिर जब दूसरी मीटिंग हुई सिसोली में, तो सिसोली में मायावती जी की सरकार थी,
वहाँ उन्होंने फोर्स लगा दी 8-10 हज़ार आदमी। हम लोग भी चले गए वहाँ, मैं भी, हरिंदर मलिक और जितने लोग थे, हम लोग गए वहाँ। देखा, हम वहाँ थे, कंपनी बाग में मीटिंग हो रही थी हमारी, अनुराधा जी थी, मैं था, मलिक साहब, सभी लोग थे। तो उधर से फ़ोन आया कि भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे, यहाँ आ जाओ, गेट साहब की तरफ से। ये सरकार ने तय कर लिया था कि इन्हें जाने नहीं देना, इन्हें अरेस्ट कर देंगे रास्ते में। अच्छा। हम वहाँ से जैसे ही चले तो अनुराधा जी ने फ़ोन किया एसओ तितावी को, हमें अरेस्ट कर लो। मैं सुन रहा था खड़े हुए कंपनी बाग में, मैं दूसरी तरफ को खड़ा होकर एसओ तितावी को कहा, मैं अगर अरेस्ट करने की कोशिश करी तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँगा, कभी अरेस्ट कर दे तो। ये सब लोग चाहते थे पूरे ज़िले में जो नेता लोग थे कि हम वहाँ ना जाए और टिकैत की गिरफ्तारी हो जाए। फिर हम लोग वहाँ से चले, वो देखती रही, उसे बदन था। फिर लिखेड़ी लिलोन पुलिस खड़ी थी, उन्होंने देखा, मैं उसे समझा, मगर ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम आगे सिसोली पहुँच गए, बैठ के फोर्स थी 8-10 हज़ार आदमी, पुलिस की वो थी गिरफ्तारी करने के लिए। अंदर टिकैत साहब थे, हम बाहर बैठ गए। तो मायावती जी बार बार कह रही थी अरेस्ट करिए। शशांक शेखर था जब उनका वो, तो जब रात के 2 बज गए तो उन्होंने कहा भाई करिए, अरेस्ट करिए इसे, टिकैत को। उन्होंने कहा साहब टिकैत को तो अरेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ में भी बैठे हैं सामने, वीरेंद्र सिंह भी हैं, मलिक भी है, अगर इन्हें अरेस्ट कर लिया तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बवाल हो जाएगा, नहीं संभाला जाएगा। वो रुके रहे। 4 बजे के करीब डीएम का फ़ोन आया मेरे पास, कहना क्या बात है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तू क्या कर रहा है? कहने साहब बहुत इंतज़ार कर ली, हम 4:30 बजे अटैक करेंगे। डीएम ने कहा मुझे। मैं कहा अमेरिका ना बने अटैक करेगा तू, हम तो शहीद हो जाएंगे, तेरा क्या असर होगा, जेल में जाएगा। और जेल में तो जिस दिन लिखड़ेगा ना, जो कर फिल्मों में दिखा जा, तेरी दाढ़ी बड़ी होगी, तैमंदर ये साल में लिखड़ेगा, और तुझे इस देश के लोग टोल्लो टोल्लो मार देंगे। तुझे बता रहा, कभी फिल्मी सीन याद कर, तेरा वो असर होगा, चला गोली कर, अरेस्ट जो भी करना तुझे, हम तो रहेंगे यहीं से। फिर शशांक शेखर से कहा उन्होंने ऐसे कर, फिर शशांक शेखर का फ़ोन आ गया, अब ऐसे ऐसे बात है, मैं देखे अगर हिम्मत हो गिरफ्तार कर लो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, गिरफ्तार जब होगा जब हम नहीं रहेंगे। रही बात इसकी, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, हम सुबह टिकैत को ले जाकर मैं खुद सरेंडर करवा दूँगा, लेकिन ये नहीं होना। राकेश टिकैत को नोएडा पुलिस स्टेशन में बिठा रखा था, अरेस्ट कर रखा था राकेश को। अच्छा। हाँ, तो सुबह खैर मुश्किल से दिन निकला, 4:30-5 बज गए। हम लोग गए स्टेज पे, वो इकट्ठे हो गए, भाई क्या करेंगे? हमने कहा भाई मैं ले जा रहा हूँ टिकैत साहब को, और मैं शाम को तुम्हें सौंप दूँगा इसे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दिन में तो यूनियन वाले शेर हो जाए, रात को तो गादड़ रहे हैं। दिन में तो इन्होंने खरदू उतार दिया असरा। कहने लगा नहीं जाएंगे, ये गुज्जर मरवा देगा गुज्जर। मैं कहा अकेला गुज्जर हूँ, जुबान का पाबंद हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जो तुम यहाँ नारे लगा रहे, ये पुलिस को देख तो भाग जाओगे तुम। हाँ, नहीं करना तो मत करिए। मैं उतर के स्टेज पर चल दिया। मैं कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी के पास ज्ञापन देंगे हम जाकर हॉस्पिटल। टिकैत भाग के स्टेज पर तो उतर कर गाड़ी में बैठ गया आपके साथ। हाँ, मैं क्या बात है, मैं भी आए 2-4 क्यों जा रहा? अरे भाई मुझे ले चलिए तो मरवा देंगे मुझे, इनके भरोसे ना छोड़ के जाओ। टिकैत साहब गाड़ी में बैठ लिया, हम चले गए मुजफ्फरनगर मकान पर उसके। वहाँ टोपी वाले आगे 500-700 नारे लगाने शुरू कर दिए। डीआईजी आईजी डाक बंगले पर बैठे थे, मैं लेकर जाऊँ था। हरिंदर मलिक भी, राम कुमार सेहराव जिले के नेता थे सारे।
मैं कहा भाई चल ठीक है साहब। कहने लगा कहाँ ले जा, मैं बिजनौर नहीं चलना। कहने लगा बता भाई वीरेंद्र मुझे बिजनौर ले जाओ। अरे मैं ठीक हूँ यार। मगर तो ठीक है, मगर ठीक रहो। मैं उतर के चल दिया नीचे, जिन्ने में जैसे उतरने लगा ठीक है तो भाग के। कहने लगा मैं गाड़ी में चलूँगा तेरे साथ। मैं उसे धक्का दे के एक तरफ गिरा। मैं बकवाद ना करे, यही मर तो जाके इनके साथ रहो, मैं ले जाता तुझे। कहने लगा नहीं। फिर गाड़ी में बैठ लिया। भाई बैठ लिया गाड़ी में, चल गए वहाँ इस पे गंगा जी पे। वहाँ 1500 फिर बैठे टोपी वाले, जाते नारे बुलाने लगे टिकैत साहब जिंदाबाद टिकैत। मैं भी, हरिंदर मलिक भी, और दोनों तीनों थे। हम देख रहे टिकैत साहब भोक्का पी के हमारे डब्बू घूंट लग, दुम्बा लग गया फेंकन। हम खड़े रहे 5-7 मिनट। हरिंदर मलिक कहने लगा देख ले। मैं क्या हो गया, देख ले दुम्बा फेंक रहा। किसी ने कहा भाई मैं खड़े चले जा। कहने लगा हाँ मैं नहीं जाता। तो मगर चलना नहीं, अरे ओक्का पी लेने दे। मगर पी ओक्का। हम चल दिए। हम जैसे निकल के चले आगे न, वो भाग के फिर आ गया। कहने भाई मैं तेरी गाड़ी में जमा, मैं तुझे ले नहीं जाने का अपने साथ। फिर मैं खिड़की में तक खींच के उसे नीचे गिर दिया। अगर यही मर, मैं नहीं ले जाने का तुझे। कहने नहीं मैं जमा। वो बैठ गया, फिर चले गए हम लेकर। फिर पहुँचे कलेक्ट्रेट बिजनौर में। तो वहाँ डीएम एसपी सभी लोग थे। तो जाते ही उन्होंने एडिशनल एसपी ने टिकैत को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। चलो हम इंतजार कर रहे हैं। मैं उसका गिरेबान पकड़ कर नीचे फेंक दिया। एसपी का मैं अपना दिमाग ठीक कर, हम सरेंडर करने आ रहे हैं यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं साहब। वो अलग हो गए। हम चले गए वकील के बिस्तर पे। हमने कहा भाई जमानत करवाओ। हमने डिस्ट्रिक्ट जज को फ़ोन करा, गुप्ता जी थे। मैं जज साहब मैं इन्हें लेकर आ रहा हूँ और इनकी जमानत ले लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो हमने वो बॉन्ड भरवाई उनके। फिर मगर जमानत हो जाएगी। मैं हरिंदर मलिक वहाँ से चल दिए। फिर तो जैसे ही हम थोड़े आगे को आए देख कर डीएम और एसपी और फोर्स इतनी आ गई, फोर्स ने चारों तरफ से कचहरी घेर ली। आप सबको घेर लिया? हाँ, बाहर फोर्स लग गई पूरी। और डीएम एसपी अंदर भागे हुए जा रहे थे। तो मैं एसपी को आवाज़ दी, मगर बात सुनना। उन्होंने बात नहीं सुनी, वो जाके चले गए। हम खड़े हो गए। हरिंदर मलिक कहने यार कहाँ चक्कर में पड़ रहा, तो चल। मगर भाई ऐसे नहीं जाने का, गारंटी पे लेकर आया हूँ, तुझे भागना भाग जा। यही तो फर्क है गुज्जर में। यही सोचते मैं नहीं जाने का, मैं खुद भी अरेस्ट हुआ यहाँ से। कहने लगे अच्छा। फिर वो हम खड़े हो गए। तो वकील आया, साहब ऐसे ऐसे मायावती जी का फ़ोन आया है कि इन्हें बेल मत दो और इन्हें सबको अरेस्ट कर लो। ठीक है। मैं टेलीफोन मिला फिर से डिस्ट्रिक्ट जज को। भाई साहब इलाहाबाद थे जब। मैं कहो गुप्ता जी तेरी कलम में ताकत है, हमें भी अरेस्ट करवा ले, इसे भी छोड़ या ना छोड़। वादा कराता था। एक बार बताता हूँ, 2 दिन बाद अगर तू डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा मेरी जर्नी को रहा, मैं तुझे बता दूंगा, तुझे भीतर कर दूँगा, कभी कभी तुझे वो बनाऊँ। मैं उसे डांट दी पूरी, देनी चाहिए। वो घबरा गया। डीएमएस भी उसके पास बैठे थे। तो हरिंदर मलिक कहने लगा चल। मैं कहना मैं तुम जाता, मैं तो अरेस्ट हूँ इसके साथ। जज घबरा गया। जज ने फिर भाई साहब को फ़ोन मिला इलाहाबाद। कहने लगा और ये ऐसे ऐसे मामला, एक तरफ आपका भाई है और एक तरफ जो है ये सारा मायावती जी का फ़ोन आ रहा है, वो कह रही है अरेस्ट करिए। कहने लगे ऐसा है, एक तरफ मेरा भाई है, एक तरफ वो है, कानून क्या कहता है, होश में आकर काम करना। गलत करेगा तुझे 2 दिन में औकात बता दूँगा तेरी। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई की मान या उसकी मान, लेकिन मायावती चलाओगी जुडिशरी।
तो घबरा गए। फिर हम तो निकल गए जब बेल हुई थी उनकी। धमकी दे के बेल करवाई? टिकट की जब लेके आए थे फिर उससे हम। और अब तो फिर उल्टा, बल्कि जज साहब की ये कंप्लेंट कर दी थी ऊपर कि टिकट की सिफारिश जज साहब ने की है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये गलत किया था इनके खिलाफ जब वो हाई कोर्ट में। अच्छा। में ही थे शिकायत करने वाले भी, वकील उनके। तो जांच जब हुई, जांच में ही पाया गया कि जज साहब ने ना सिफारिश करके डिस्ट्रिक्ट जज ने फ़ोन मिला था वहाँ उनके पास। भाई तो था इन्वॉल्व, लेकिन जज साहब ने तो उन्होंने कोई सिफारिश नहीं करी। जज साहब ने टेलीफोन करके उनसे पूछा क्या करूं, उन्होंने कहा नहीं कर दो। जब जाकर कानूनी प्रक्रिया से आपका इन्होंने देख लो, इन्हीं के लिए मदद करी, उन्हीं को छुटवा में शिकायत कर दी। हाँ, तो ये किस्सा पहले यहाँ सीमा हुआ था। टिकैत साहब की तो 3 बार मदद करी हमने। फिर मंत्री जी आते आते 2013 आया, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी, जिस तरह के दंगे हुए, और एक समाज के अंदर खाई भी पैदा हो, हिंदू मुस्लिम की खाई बहुत कड़ी। उस समय बहुत सामाजिक नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी की एक बहुत बड़ी विफलता थी। देखिए, ये प्रयास तो पहले भी रहा। 92 में भी हमारे यहाँ कांदले में प्रयास हुआ था दंगा कराने का। सैनिक की दुकान जल गई थी और उस पर पूरा बवंडर मच गया था। हम लोगों ने ये रात को शहीद साहब के यहाँ में गया और हम लोग इकट्ठे हुए, मगर दंगा करने की कोशिश मत करना कोई। अगर किसी ने कोशिश कर दी तो ये समझ लो ये झोंपड़ी और ये नहीं जलने की, ये ठेली वाले नहीं बनने के। ये जो बड़े बड़े महल है ना 8-10, इन्हें उड़ा दूँ अगर किसी ने हरकत कर दी दंगा करने की। हकीकत बता रहा हूँ। और फिर हमने हिंदू मुस्लिम का लेके पूरा कस्बे में जुलूस निकाला था, मिल के लेके उन्हें पूरे कस्बे में। तो उस टाइम 92 में दाबा दब गया था हमारे यहाँ कान में। फिर ये 13 में उठा वहाँ से, और उठा भी बहुत वैसे ही थी, नादानी थी। हम लोग गए बाद में वहाँ, क्योंकि वो जो जा रहे थे यहाँ से लिसाड़ से वहाँ शाहपुर से पहले जो गांव था वो जहाँ हुआ था दंगा, जोला के आसपास ना कव्वाल वहाँ को जब निकल रहे थे किसान यूनियन वाले, तो इन्होंने नारे लगा रहे थे, डंडे ले रहे थे। ऊपर से पथराव कर दिया वहाँ कुछ मुस्लिम ने, और वहीं पे जाके जैसे 2-4 ने पत्थर फेंक दिए इन्होंने, फिर वो कर दिया, वहीं पे दंगा हो गया था। लेकिन हम लोगों ने बड़ी तेजी से पूरे शहर में रोका था दंगा। फिर बात हुई वहाँ कव्वाल नहीं हुआ था, कव्वाल में तो बाद में गए थे, पूर्व बाल्यान की तरफ कहीं पे। ये तो सोरम से पहले, शाहपुर से पहले जो गांव है मुस्लिम गांव है वहाँ बसी, वहीं का मामला है, वहीं से शुरुआत हुई थी। कव्वाल में तो फिर आगे हो जाता, कांदला तक भी आँच आ गई थी। वो तो पूरे ज़िले में फिर, लेकिन वो दब गया था जब दबा। फिर हम लोगों ने वहाँ जैसे हुआ तो हम लोगों ने मीटिंग भी करी और ये दाब दिया था दाब। शाहपुर में मीटिंग करी, ऑटो में, कव्वाल में भी गए। कव्वाल में भी बड़ा भारी शिवपाल जी भी आए थे, और फिर वो हुआ था, लेकिन दाब वहीं तक सीमित रह गया था, और फिर ये दाब बदल गया था, लेकिन बच गया था जिला। कांदला में भी भीड़ इकट्ठी हुई थी। हाँ, बस जिला ही बच गया था, फिर नहीं उजड़ने में कोई कमी नहीं रही थी जिले के, बर्बाद हो गया था। हुकुम सिंह जी से कैसी बातचीत थी आपकी? बल्कि वहाँ जब वो कव्वाल की बात याद आ गई मेरे, जो नारे लगा रहे थे, मैं क्यों करा भाई तुमने दंगा यू? लगा इनू कह रहे थे या तो वहाँ जाओ शमशान, या पता नहीं क्या बात है, हाँ, मगर या तो जाओ कब्रिस्तान या जाओ पाकिस्तान। वो नारे लगाए थे, मगर नारे ही तो लगा रहे थे ना, और तो कोई बात नहीं करी थी। तुम भी नारे लगा देते,
या तो जाओ जाटिस्तान या भेज देते कहीं बलोचिस्तान उन्हें जाटों को, तो फिर बड़े संयम के साथ। लेकिन एक ही बात देखी हमने, जब आदमी की नीयत साफ है, मान लिया हमारी नीयत साफ है, कोई पक्ष को एतराज नहीं होगा। हम अगर पक्ष ले गए किसी पक्ष का, क्यों मानने का दूसरा? बिल्कुल। तो यही चीज थी कि हम लोगों ने निष्पक्ष होकर, यहाँ कांधले में सारा मुस्लिम बैठ गया था, मैं अकेला था रात को 11 बजे 12 बजे, ईदगाह पे हजारों मुस्लिमों के थे इकट्ठे, लेकिन मैं अकेला गया था, निर्भीक था, कोई मन में पाप नहीं था, इसलिए वो सब दब गया। और यदि मेरे ही मन में या किसी के मन में भी खोट होगा तो उसकी बात कौन मान लेगा? बिल्कुल। फिर तो पार्टी रहेगा, वो पार्टी दूसरी कहेंगे तो उनका पक्ष ले रहा है, उनका ले रहा। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है। हुकुम सिंह जी से कैसी बात थी आप? वो बड़े थे, समाज के हमारे सीनियर भी थे, तो हम लोग तो सम्मान ही करते थे उनका। लेकिन एक जिला पंचायत का किस्सा मुझे याद आता है। बस क्या टिप्पणी करें जिला पंचायत। जब मनीष चौहान वो तो सब उनसे मिलके आए, सबको जानकारी है, और आपने कहा भी कि वोट नहीं मिलेगी, लेकिन मनीष चौहान अड़े रहे कि नहीं मेरी बात हो गई है, वोट मिलेगी, और आखिरी समय पे। हाँ, वो गड़बड़ तो हुई है। 9 करोड़ रुपए चुनाव में लगे थे उसमें, हार के चुनाव में। 9 करोड़ रुपए? हमारे पास 5 वोट थी। हाँ। हमने बाबूजी 3 वोट उनके पास थी। हमने कहा बाबूजी ये 5 वोट ले लो और अपना चेयरमैन बना लो। उन्होंने कहा नहीं तुम ही बना लो अपना, 7 वोट कर लो। मनीष को मैं समझा, मनीष कहने का नहीं 7 वोट कर देंगे। 7 ही वोट 3.5 करोड़ में खरीदी थी हमने, और 1.5 करोड़ दिए थे तबस्सुम को। 2 इकरा हसन की माँ को 1.5 करोड़ रुपया दिया था, इसे वोट हमारी दे देना। 2 वोटों 1.5 करोड़ में थे, 80 लाख किसी को दिए थे। मैं बाद में वापिस आई, लेकिन उस टाइम फिर कारण क्या जाने, कोई किसी का नाम ले, मैं 3 वोट खिलाफ डाल गए थे। पैसे वापस आ गए थे? पैसे कहाँ थे वापस आते थे? 9 करोड़ खर्च हुआ था चुनाव में, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद। 9 करोड़ रुपए थोड़े थोड़ा ही होते हैं, वैसे ही लगे। आज से उस समय की बात करें तो 9 करोड़ रुपए की तो कीमत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी, पर क्या करें? यहाँ से खरीदना शुरू करते तो शामली तक चले जाते। हाँ चले जाते उस टाइम। 9 करोड़ हमने ही अपने नोएडा की एक दुकान बेची थी 3.5 करोड़ की, जिसका 2.5 लाख रुपए किराया हुआ था। और यही कौन सा हमारे पे कहीं आराम की कमाई थी? चुनाव के लिए, इसी में वोट को देने के लिए। लेकिन बाई इलेक्शन हुआ था एक 2014 का कैराना का, जिसमें नाहिद हसन चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से। उस चुनाव में आपकी भूमिका अहम रही थी। अनिल चौहान 1100 वोटों से चुनाव आ रहे थे। देखिए पार्टी के नाते थे, वो काम तो करना पड़ता जो। बिल्कुल। हालांकि ठीक है, वो बहुत चंद वोट होते हारे, और लेकिन मैं समाजवादी था, वो कैसे करूँगा? पार्टी से अलग नहीं जा सकते। पार्टी तो अलग कैसे करते हैं? मतलब जब पार्टी की ड्यूटी है तो हम लोगों को इतना ज़्यादा तो नहीं करा हमने, लेकिन फिर भी एक करना तो पड़ता ही, भाई पार्टी को वोट दो। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप लोग उस चुनाव में नहीं होते तो नाहिद हसन चुनाव नहीं जीत पाते। ये नहीं कह सकते। उनमें तो बाबूजी पे भी आरोप लगा रहे हुए। हाँ वो तो लगा है भाई, उन्होंने भी ढील बरती। अब मेरी समझ में नहीं आया उन्होंने ढील कैसे बरती। हमारा तो इतना था कि भाई हमने 1100 वोट तो हमने 1000-1500 वोट तो कर दिया होंगे। जैसे गढ़ीराम को वो डिंडू खेड़ा थोड़ा थोड़ा दबाव दिया तो उन्होंने कुछ वोट दी है। वो तो गलत या जो भी था, पार्टी के हिसाब से ही हम लोगों ने काम करा था। उसी का नुकसान ही चल रहा है आपस में। पहले बाबूजी और हम लोग एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। गठबंधन हुआ और जो ये सीट थी ये कांग्रेस के खाते में चली गई, और मनीष चौहान ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया। 35,000 लगभग वोट मिली थी। आपकी सहमति थी उस चुनाव में? हमने बहुत समझा, नहीं चाहते थे चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव थोड़ा ही लड़ा जाएगा भैया। यहाँ एक बात तो बता दो, शामली विधानसभा पे कितना गुजर है?
वो थोड़ी वोट तो है, तो कैसे करोगे आप? लेकिन उसकी भी अपना जिद थी, लोग उकसाने वाली टीम थी कि नहीं लड़ो लड़ो, निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई मामूली बात थोड़ा ही होती है। हालांकि चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ेगा, वोट भी ठीक मिली, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए था। इंडिपेंडेंट की हैसियत का है, पार्टी के लोग हैं ज़्यादातर। हाँ, लेकिन ये एक जो होना हो उसे कौन रोकेगा? बिल्कुल, समय यहीं आके जो है हम लोग भी ठहर जाते हैं कि समय बलवान है, जो कुछ होना होगा। कैराना में अब इकरा हसन आपके लिए तो बच्ची हैं, 3 पीढ़ी का फर्क आ गया। 28-29 साल की लड़की ने लोकसभा चुनाव लड़ा और आपकी पार्टी को शिकस्त दी, सरेआम हराया। इतने बड़े बड़े नेता थे आपकी पार्टी से, और एक तरफ वो अकेली थी, अखिलेश की रैली भी करने से मना कर दिया। खुद ही जाए जा रही थी, खुद ही चुनाव जीत गई। उसमें हम मानने चलो इकरा का भाग्य जोर मार रहा था, लेकिन कमजोरी हमारे कैंडिडेट की भी थी। कैंडिडेट ही हमारा, चूंकि 5 साल नए कैंडिडेट को वोट मिल जाती है, लेकिन जब पुराने कैंडिडेट सामने आते हैं उसमें वे 5 साल की कमियां उजागर हो जाती। पूरे ब्लॉक में 3-4 प्रधान ही दोबारा बनते हैं। 35 प्रधान हो, 40 प्रधान हो, 45 प्रधान हो, पूरे ब्लॉक में 3 या 4 या 5 ही बनता मैं दोबारा, क्योंकि वो उनमें आदमी जो नया लड़ता है कमी नहीं निकाल सकता, और जो 5 बार ले लिया कहने लगा नहीं ये नहीं करा, नहीं ये नहीं करा, फलाना ढिकड़ा, तो उस पर आरोप करने का प्रयास करते हैं। प्रदीप में वैसे नहीं थी कोई, लेकिन एक मिलने जुलने की कमजोरी रही है, जनता के बीच में नहीं रहे जैसे रहना चाहिए था। उस वजह से चुनाव हार गए। उस वजह से लापरवाही में चुनाव, वो जोश नहीं था। हमने कहा था वहाँ समीक्षा बैठक में, योगी जी ने पूछा बताइए, सबसे पूछा, फिर हमारा नंबर आया, आप भी बताइए चुनाव क्यों आ रहे हो जो भी। और उन्होंने कहा जी 15-20% मान के चलिए कैंडिडेट के प्रति उदासीनता थी, कोई चाव नहीं था हम लाइन लगा कर वोट गिर दे कैंडिडेट हमारा, ऐसा 20% तो ये कमी थी। फिर एक बात बता दो, ये आरोप मेरे पे घड़ा जाता है, शामली में 92,000 वोट है, शामली विधानसभा की आप बात कर रहे, 92,000 वोट में हमारा कैंडिडेट 14,000 से जीता, जबकि वहाँ 24-25 हज़ार मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं, और वहाँ जीत कर रहे हम 14,000 के। कांदले में वोट है 4200, वहाँ उल्टा रेशो है, हिंदू कम है, उसी रेशो में हिंदू और मुस्लिम है। यहाँ इकरा जीती 13,000 से। 1,34,000 वोट में हम 1,000 की लीड कर पाए। जो शहरों का चुनाव है बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, उनमें हमारी 1,000 की लीड हुई 134 में। रही बात गुजरों की, जो ये कह रहे हैं बार बार, गुजरों के गांव में उतार उठा के देख लो, जितनी वोट पड़ी है उनमें से 85% प्रदीप की वोट पड़ी है, 5-10% होंगी, वरना तो पोल कम पड़ा, रुझान नहीं था, लेकिन वोट 85-90% के बीच में प्रदीप की पड़ रही है। परसेंट खड़े हुए, मुझे पंजोखरे में 68 वोट मिली थी, इकरा को 213 कैसे मिल गई? वहीं ये समीक्षा के बैठे मुख्यमंत्री के सामने। हाँ, सभी बैठे थे। मैं तू तो 68 लाख बिन टाइप के लेके दिखाइए मुझे। सीधा मुंह पे बोल दिया। हाँ, मुंह पे ही लेके दिखाइए तो मुझे 68 तो 68 लाख भी नहीं था। अरे भाई एक बात तो बता दे, तू 68 की बात कर रहा, मिल गई तुझे? इकरा तो समाज की लड़की है, वो चार्म था, मीटिंग थी उसकी बड़ी, हम लोगों ने कैसे कैसे रोका, 213 क्या ज़्यादा मिल गई उसे, वहीं खड़ा होगा। अब रही बात ये, प्रसन्न चौधरी बोल रहा है खरदूता रखा है योगी जी, जाटों के गांवों की वोट है 1,37,000, अब मुस्लिम कम है उनमें, वह बात नहीं रही। ब्राह्मण, बनिया, कश्यप, ये सब बीजेपी का वोटर है, जो वोटर है, और इसमें 1,37,000 में हम 18,000 था जीते।
नाक में कुड़ाने में 800 वोट ले रहा। ये इकरा 800-900 जहाँ मुस्लिम लिए वहाँ भी 800 वोट ले रहा है। 3% खरीद उतार रहा। ये सब मुख्यमंत्री के सामने हो हाँ रहा है। वही तो थी, सभी बैठे थे। तो इनमें 18,000 तक को जीता। 18,000 तक तो जीता जाटों के गांवों में 1,37,000 में से 1,000 तक जीता 1,34,000 मत है जो बीजेपी के गढ़ हैं। रही बात गले में, मेरे गले ढोल बजा रखा है इन्होंने। अपने घर में हर रहा, अपने गांव में कम वोट पड़ रही इसकी, नुकुड़ और गंगो में हर रहा। कहाँ से जीत जाता यू? बिल्कुल। कहने ठीक है, मैं गई बाजू थाना भवन पे, वही योगी जी कहने लगे सुन ली बेइज्जत सारे कहने लगे यार आंकड़े ले रखा। मैं कहा और जी जवाब देना, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ बिना आंकड़े दिए कि भाई मैं ही हरवा दिया, मैं कैसे मान लूँ इस बात को? भाई अगर हारा है तो पर्सन की वजह से हारा। इन्होंने जाटों में मदद नहीं करी, निर्वाल ने मदद नहीं करी। तो जाटों में कुल 1,37,000 मत है, 18,000 तक क्यों जीता भाई? जब जाट सारा इसमें ही है, लोक दल का भी गठबंधन है, फिर क्यों हारा भाई? तो इनकी लापरवाही है या शामली की लापरवाही है जहाँ वोट नहीं ले पा रही। गुजरों का देखो जो उनसे दे रखी है मैंने। सच्चाई भी है। एक प्रकरण हुआ था मधु वाला, उसमें अब मधु को लेकर उनके अंदर ये टीस भी थी, उनके चाहने वालों के अंदर भी थी। तो उनको कुछ नहीं लगा तो उन्होंने मधु हरण कर लिया और मधु हरण करके मुख्यमंत्री के पास लेके गए और मधु को आश्वासन दिलवाया गया कि अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपनी मर्जी से सारे काम करना, तुम जिला पंचायत अध्यक्ष हो। हालांकि 2-3 महीने में ही सब कुछ सही हो गया और मधु की घर वापसी हो गई। वो क्या प्रकरण हो गया था पूरा? प्रकरण तो देखिए वही चीज बताई, प्रदीप को हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन 2-3 लोग प्रदीप के चेले और प्रसन्न के चेले इन्होंने इकट्ठे होकर ये षड्यंत्र रचा तक भी इनके हाथ से ले लो और वो कामयाब हो गए थे इसमें। लेकिन फिर प्रदीप की कृपा है, सच्चाई तो सामने आ जाती है। मतलब वही सच्चाई आ गई, फिर मधु हमारे साथ आ गई। भी 11 करोड़ रुपए तो हमने खर्च करे थे मधु के चुनाव में। कौन थी मधु? योगी जी ने मुझे खुद कहा था, कहने लगा साहब अगर लड़के को लगाना चाहते हो तो मैं आरक्षण बदल दूंगा, मगर ना बदलने की जरूरत नहीं है, हम कोई ऐसी लड़ा कर अपने चेयरमैन बना लेंगे। मगर इस चीज आसान बन जाएगी हमारी। हाँ तो कहना बना लो। फिर बताओ मधु में क्या था? कोई जाने नहीं था, कोई मतलब नहीं, उसका कोई पैसा नहीं लगा, कहीं वोट मांगने नहीं गई और मधु मेंबर भी बन गई जिला पंचायत की और चेयरमैन भी बन गई। कहाँ पैसा लगा उसका? कोई घर में कोई पैसा था